Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, now we shall start our previous chapter, how the government works. Now open your page number 64. आज हमने पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे हमने कि किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है और कैसे बनाई जाती है। आज हमने उसी का एक स्टेप पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और दूसरा वो लीडर होता है उस पार्टी का और उसकी पावर ज़्यादा होती है। Cabinet comprises of people chosen from the ruling party. The prime minister selects these people who head the different ministries. तो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को जो है सिलेक्ट करता है कि ये काम कर सकता है। इसको सिलेक्शन करके तो किसी को वज़ीर ख़ारजा बनाएगा, किसी को वज़ीर दाखिला, इस तरह के जो नाम आप अक्सर सुनते रहते हो, वज़ीर रेलवे, तो ये तमाम की सिलेक्शन जो है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। द प्राइम मिनिस्टर with these ministries forms the government, और इन मिनिस्ट्रीज़ के साथ इनकी हेल्प आउट जो है ना, इनकी हेल्प लेकर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक गवर्नमेंट बनाता है। द cabinet has an important role to play in the functioning of the government. It discusses the important issues and decides what the government role should be। और अब यही डिस्कस करता है, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर ही ये बात डिस्कस करता है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं, उनका डिसीजन क्या लेना है, यानी कि उनको सॉल्व आउट कैसे करना है, और ये तमाम डिसीजन लेकर वो एक गवर्नमेंट का जो है ना रोल बताता है कि गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए अपने मुल्क की, अपने लोगों की तरक्की के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब आपने वो फेडरल गवर्नमेंट पढ़ ली सारी, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में आपने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है और अब यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम मिलकर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोविंस। हर प्रोविंस के लिए एक अलग गवर्नमेंट होती है और हर गवर्नमेंट अपने प्रोविंस के कामों के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए खुद जिम्मेदार होती है। ईच प्रोविंस हैज़ अ गवर्नर, हर प्रोविंस में एक गवर्नर होता है यानी उनका सूबेदार, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है, एंड हु रिप्रेजेंट्स द फेडरल गवर्नमेंट, और वही जो एक सूबेदार है जो कि एक प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट करता है वो पूरी गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है। द लीडर ऑफ द हाउस इन ईच प्रोविंशियल असेंबली इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस, और जो लीडर होता है ना हाउस का, यानी कि जो असेंबली है उसका जो लीडर है वो चीफ मिनिस्टर होता है उस प्रोविंस का। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही ये चीफ मिनिस्टर होता है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट्स देयर ओन प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है ना स्टूडेंट्स, अब आपने थोड़ा सा इसको लिंक करना है। फेडरल गवर्नमेंट बनाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और ये जो बाकी प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है अपने गवर्नर को। तो गवर्नर जो होता है ना एक सूबे का, वो अपने आगे से जो है मिनिस्ट्रीज को सिलेक्शन करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री सेलेक्ट करता है ना, मुल्क का वज़ीर, उसका वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, अकाउंटेंट, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, इस तरह की जो चीज़ें वो जो मिनिस्ट्री सेलेक्ट करता है, इसी तरह हर सूबे का जो गवर्नर होता है वो अपनी मिनिस्ट्री इसी तरह से सिलेक्ट करता है। आगे ये लिखा हुआ है मिनिस्टर्स को वो ना खुद सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इंश्योर दैट ऑल हिज डिपार्टमेंट्स वर्क इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। अब ये उसकी ड्यूटी है एक चीफ मिनिस्टर की कि वो ये चेक रखे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, वो तमाम के तमाम फेडरल गवर्नमेंट के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। द MPAs मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली को MPAs कहा जाता है, और आर इलेक्टेड फ्रॉम देयर ओन प्रोविंसेस। एनी लॉ पास्ड बाय द प्रोविंस असेंबली आर एप्लीकेबल
ओनली टू दैट प्रोवेंस, हर एक लॉ जो भी लॉ होता है ना वो एक अपने प्रोवेंस तक ही जो है वो रहता है और उसी में ही एक एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कोई पंजाब की गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ अपॉइंट किया है तो वो लॉ सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही लगेगा, ना कि पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई लॉ अपॉइंट करती है, अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई किसी लॉ को अप्लाई कर रही है तो वो होल कंट्री के लिए होगा, पूरे मुल्क में लगेगा। Public service. There are public servants, also known as civil servants, who takes care of the daily running of the government. They work on proposals for new laws and budget. Both are taken up by the concerned minister in the parliament. तो ये जो concerned minister in the parliament लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में इन जो है ना बाकी अफसरान की सिलेक्शन की जाती है। उनका काम क्या है कि वो डेली अफेयर्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि तमाम प्रॉपर वर्क हो रहा है, लॉज पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और बजट किस तरीके से बनाना है, कैसे चलाना है, एक प्रोवेंस को किस तरीके से सेट रखना है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये तमाम काम एक गवर्नमेंट का जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसका फ़र्ज़ होते हैं। नेक्स्ट आपको जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, इसके आगे से जो आपको कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें है आपका क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, यानी कि इसमें भी आपके दो तरह के कोर्ट आ जाते हैं, एक में सिविल कोर्ट है, एक में क्रिमिनल कोर्ट है। ये दोनों अलग कोर्ट्स होते हैं, इनमें अलग अलग तरह से जो है फैसले किए जाते हैं। द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द रेस्ट ऑफ द कोर्ट्स आर ऑल द जजेस। जो कोर्ट है ना वो किस पे कंसिस्ट होता है, जजेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मुल्क की हाईएस्ट कंट्री है, हाईएस्ट कोर्ट है, एज इट इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना वो कैपिटल ऑफ द कंट्री है, इसलिए जो मेन कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो इस्लामाबाद में है। ऑल द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर इन द कैपिटल सिटीज़, और जो कैपिटल सिटी होती है ना किसी भी मुल्क की, वो तमाम की तमाम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो है ना गढ़ होती है। यानी कि तमाम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जितने ऑफिसर्स हैं, जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, मेन ऑफिसर्स, वो तमाम एक कैपिटल ऑफ द सिटी में होंगे। और हमारे जो है मुल्क है उसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन इंस्टीट्यूशन हैं, मेन ऑफिसेज होंगे, वो तमाम के तमाम एक कंट्री के कैपिटल में वाक़या होते हैं। और हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जो है ना वो मरकज़, ना कैपिटल का मतलब एक मरकज़, तो वो मरकज़ी शहर है, सिटी है। तो इस वजह से इस्लामाबाद में ही ये सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे मुल्क की हाई कोर्ट है वो इस्लामाबाद में वाक़या है। द हेड ऑफ ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ द चीफ जस्टिस, और तमाम के जो जजेस वगैरह होते हैं उनको चीफ जस्टिस कहा जाता है। द डिसीजन टेकन एट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर कोर्ट एज दे आर कंसिडर टू बी फाइनल। अगर हमारे कोई जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे तो उस फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जब वो फाइनल हो जाए। दे आर मेंट टू बी ओबेड बाय एवरीवन, और वो फैसला सबको मानना ही पड़ता है। What द सुप्रीम कोर्ट डज, अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो करती क्या है, इट हेयर्स अपील्स। अब यहाँ अपील्स जो है ना की जाती हैं टू रिकन्सिडर द डिसीजंस टेकन बाय द लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट है ना, इससे छोटी जो मतलब कोर्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट से छोटे, उनमें जो डिसीजन ली जाती हैं उनको दोबारा से रिकन्सिडर करने का, अगर वो एक्सेप्टेबल ना हो तो उनको दोबारा से रिकन्सिडर करने का जो यहाँ पर अपील की जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले ले तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। It settles disputes that arise between the federal and provincial government. Any dispute that arise between
provinces is settled by the Supreme Court. The federal government seeks and get legal advice from the Supreme Court. अब यहाँ पे क्या क्या काम सुप्रीम कोर्ट के बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो वो जो सेटल्स डिस्प्यूट डेट अराइज बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं ना, इन जो इख्तलाफात होते हैं उनको सेटल करती है। उसके बाद उन इख्तलाफात जो प्रोविंसेस के और सुप्रीम कोर्ट के जो अगर दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं उनको सेटल करना भी यही काम है, ठीक है। उसके अलावा द फेडरल गवर्नमेंट सीक्स एंड गेट्स लीगल एडवाइस, और यहाँ पे लीगल एडवाइस जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो भी सुप्रीम कोर्ट से जो है लीगल एडवाइसेस वगैरह लेती है। ईच प्रोविंस हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हायर जुडिशल कोर्ट ऑफ अ प्रोविंस, और ये तो मुल्क की हाई कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये पूरे मुल्क की हाई कोर्ट है, लेकिन हर प्रोविंस की एक हाई कोर्ट होती है जो कि हाईएस्ट जो है ना जुडिशल कोर्ट कहलाती है एक प्रोविंस की। देयर आर लोअर कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील लेवल, और उससे जो लोअर कोर्ट्स होती हैं ना, लोअर कोर्ट्स होती हैं वो जो है कोर्ट्स कहाँ पे होती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट और एक तहसील लेवल पर जो कोर्ट्स होती हैं। इफ़ एनी वन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट्स डिसीजन दे कैन अपील टू द हाई कोर्ट एंड आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये ना स्टेप बाय स्टेप आता है, कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। सबसे पहले अगर उनको अपने कोर्ट्स की कोई डिसीजन नहीं जो है वो उनको सेटिस्फेक्शन हो रही उनसे, वो उनको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, तब वो जाके हाई कोर्ट पे अपील करेंगे। हाई कोर्ट के अगर डिसीजन पर भी कोई जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर देन वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं पहले उन पे बात करते हैं, देन हम सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात करेंगे। व्हाट आर राइट्स, सबसे पहले बताते हैं कि हकूक़ क्या हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पोर्टेंट बी इट अ चाइल्ड और एन एडल्ट, अगर कोई बूढ़ा है या बच्चा है वो इम्पोर्टेंट है एक जैसा, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। एवरी पर्सन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हर किसी की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री वी हैव मैनी राइट्स, एज अ सिटीजन्स हमारे बहुत ज़्यादा राइट्स भी हैं और हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अ राइट इज़ अ पावर दैट वी एज सिटीजन्स कैन क्लेम, एक पावर है, ये हकूक़ एक पावर है जो कि एज अ सिटीजन्स हमें मिलनी चाहिए और हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ये एक ऐसी चीज़ है, ये हकूक़ जो कि हमें गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है और उससे हमारे प्रोटेक्शन होती है। हु आर द सिटीजन्स, अब सिटीजन्स होते क्या हैं पहले ये देखें। सिटीजन्स आर पीपल हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री। द कंट्री गिव इट्स सिटीजन मैनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस, बहुत ज़्यादा फ़ायदे और राइट्स जो है ना एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है। द कंट्रीज गिव इट्स it gives protection and countless other services to its citizens. In return, we, the citizens, our allegiance to our country, we must be loyal to it. हमें हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, हमें फैसिलिटीज़ देती है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है, तो उसके रिटर्न में हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम अपनी कंट्रीज़ के साथ लॉयल रहें और हम तमाम के तमाम लॉज को मानें, उनको ओबे करें और जो है गद्दारी कभी ना करें। आवर राइट्स एज सिटीजन, सम ऑफ आवर राइट्स एज सिटीजन्स आर, हमारे कुछ हकूक़ जो हैं ये बताए गए हैं। राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, राइट टू यानी कि रहने का हक होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए स्पीच में भी, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हो, अपना कोई भी ओपिनियन रख सकते हो, हमें इस बात का राइट होना चाहिए। राइट टू प्रैक्टिस अवर ओन रिलीजन, हमें अपने रिलीजन की जो है इबादत करने की भी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। राइट टू हैव प्रॉपर्ली बट प्रॉपर्टी एंड सेल प्रॉपर्टी, यानी कि हमें प्रॉपर्टी का भी हक होना चाहिए लेकिन उसको बाय करने का भी, ठीक है, और उसको सेल करने का भी। यहाँ लिखा है राइट टू हैव प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी का हक, बाय प्रॉपर्टी उसको बेचने का हक, और एंड सेल प्रॉपर्टी यानी कि उसको वापस सेल करने का हक भी हमें होना चाहिए। राइट टू लिबर्टी, राइट टू live anywhere in our country, right to be told the reasons if arrested, अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाता है यानी किसी सिटीज़न को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने हक में बोल सके। उसके पास कंट्री में कहीं पर भी रहने का हक होना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह मखसूस कर दी जाए कि आपने यहीं रहना है, बल्कि नहीं, वो होल कंट्री में कहीं भी जाके रह सकता है। राइट टू बी हेल्प्ड
इफ़ समवन इज़ बीइंग वायलेंट टूवर्ड्स यू, और अगर हमें कोई वायलेंट, कोई धमका रहा है, हमें कोई जो है ना परेशान कर रहा है, तो वो भी ये गवर्नमेंट का हक है, वो उसका फ़र्ज़ है कि वो हमें ये हक प्रोवाइड करें कि वो हमारी हिफाजत करें, हमारी मदद करें। आल सिटीजन्स आर इक्वल इन आई ऑफ द लॉ। अब कानून की निगाह में तमाम सिटीजन्स इक्वल हैं। नो बडी इज़ अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ई सिटीजन्स इज़ इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, और तमाम जो ना लॉ है ना उसके अकॉर्डिंगली तमाम के तमाम सिटीजन्स जो है इक्वली इस बात को के जो है राइट रखते हैं कि उनको जो है उनकी प्रोटेक्शन की जाए और उनकी जो है हिफाजत के लिए काम किया जाए। अब बारी आ जाती है जी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पहले हमने पढ़े कि व्हाट आर राइट्स, अब पढ़ते हैं कि व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ समथिंग दैट इज़ आवर ड्यूटी टू डू। बीइंग अ सिटीजन इज़ अ प्रिविलेज, बट अलॉन्ग विद दैट privilege is a responsibility. Each right is accompanied by the responsibility. तो यहाँ पर क्या पता चला कि हर राइट जो है ना वो तब ही मिल सकता है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। हर लॉ तो हमें हिफाजत दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग खुद ही उस लॉ को नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे, तो वो हमारी हिफाजत कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट हमें रहने के लिए जगह दे रही है, लेकिन अगर हम अपना ही नुकसान खुद करते जाएंगे तो हम लोग किसी जगह पे कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए जो राइट्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दोनों को जो है ना वो फुलफिल करना ज़रूरी है साइड बाय साइड। तो यहाँ आपको जो देखें दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखो हमें ये राइट दिया गया है, हमें ये फ्रीडम दिया जाएगा कि स्पीच और ओपिनियन रखें अपना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि हम लोग वो वर्ड्स यूज़ करें जो दूसरे की रिस्पेक्ट में हो, ना कि दूसरे की इंसल्ट करें, उनको अब्यूज़ करना शुरू कर दें, गालियाँ देना शुरू कर दें। ये काम हमारा राइट नहीं बनता। नेक्स्ट देखें, राइट टू प्रैक्टिस अवर रिलीजन, हमें अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए राइट हासिल होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि हम फिर दूसरे के रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट शो करें, तभी हमारे रिलीजन के लिए कोई रिस्पेक्ट शो करेगा। नाउ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब आप एक्सरसाइज की तरफ आएँ। आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है और साथ में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी करेंगे। सो हाउ आर द 3 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, MNA एंड चीफ मिनिस्टर। अब ये बताना है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर को या MNA को, चीफ मिनिस्टर को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनकी सिलेक्शन होती है। तो प्राइम मिनिस्टर को तो जो है वो होल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट करती है, यानी कि जो आपकी जो मेजॉरिटी मेंबर्स जो होंगे नेशनल असेंबली के, वो जिसको वोट देंगे उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है। MNA जो होता है वो ऐसा मेंबर है जिसको जो है आर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं और जो पीपल्स के बाद जो है ना जिसको सिलेक्ट करके भेजते हैं कहाँ तक, नेशनल असेंबली तक। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको जो है प्रोविंशियल असेंबली का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसके बारे में, वो जो मुल्क का सदर प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको सिलेक्ट करता है और उसकी सिलेक्शन वहाँ से होकर आती है। तो द लीडर ऑफ द हाउसेज इन प्रोविंशियल असेंबली इज द चीफ मिनिस्टर। जो प्रोविंशियल असेंबली होती है ना उसका जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, और वो MPs ऑफ द जो असेंबली होती है वो उसको सिलेक्ट करते हैं, और जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको जो है उसको करता है, असाइन करता है। ठीक है क्लास। इफ़ यू हैव द टू चूज द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट विच वुड दे बी एंड वाई। अगर आपको मौका दिया जाए कि अपनी मर्जी के कोई 5 राइट्स बताइए, आपका हकूक़ बताइए कि आपको कौन कौन से हकूक़ मिलने चाहिए, तो आप कौन कौन से हकूक़ को चूज़ करोगे, आपने ये बताना है। तो राइट टू लिव, सबसे पहला राइट आपको ये चाहिए कि राइट टू लिव, ठीक है। ऑल द अदर राइट्स विल बी यूजलेस इफ़ यू लिव इज़ इन कॉन्स्टेंट डेंजर। अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली एक डेंजर में, ख़तरनाक एक ख़तरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो किसी और राइट का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है। इसलिए पहला राइट तो ये है कि राइट टू लिव। सेकंड राइट है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। दूसरा सबसे अहम राइट है कि अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का हमें मौका मिलना चाहिए, यानी कि हमें किसी किस्म की पाबंदी ना हो। रिलीजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू प्रैक्टिस रिलीजन
राइट टू फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन। नंबर 30 हमें राइट क्या मिलना चाहिए कि फ्रीडम और स्पीच जो है ना के लिए और अपना ओपिनियन रखने के लिए हमें फ्रीडम हासिल होना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू हैव राइट टू स्पीच एंड ओपिनियन, अदरवाइज वी विल not be able to elect or be elected to govern the state as we see fit. Right to be told the reasons if arrested. लॉ अगर हमें यहाँ पर आपको स्टूडेंट बताया जा रहा है कि भाई एक और राइट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होना चाहिए कि यहाँ अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाए, अगर किसी को लग रहा है कि हमने लॉलेसनेस की है यानी कि लॉज को तोड़ा है, तो वो हमें अगर अरेस्ट कर ले तो हमें अपने हक में बोलने का मौका मिलना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर हमें अदरवाइज दे विल हैव द पावर टू टेक अवे द लिबर्टी ऑफ द पर्सन इवन फॉर पर्सनल रीज़न। इसमें वो फिर अपनी पर्सनल रीजंस को भी शामिल करके तो क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब बोलने का मौका दिया जाएगा तो हम बता सकेंगे कि ये झूठ है, ये सच है। लेकिन अगर ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे बताएंगे और सच सामने नहीं आएगा। राइट टू बी हेल्प्ड इफ समवन इज बीइंग वायलेंट टुवर्ड्स यू। अगर हमें को धमका रहा है, ठीक है, यानी कि देयर शुड बी एजेंसीज टू हेल्प यू इफ सम। अगर हमें कोई धमका रहा है, कोई डरा रहा है, कोई खतरे की बात है, तो कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। ऐसा हमें ये हक, हमारा ये हक है कि हमें हमारी प्रोटेक्शन की जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ यहाँ पर राइट बताया गया वो ये है कि हमारी मदद की जाए अगर कोई हमें वायलेंट कर रहा है, कोई हमें धमका रहा है। इंडिविजुअल इज टेकिंग अवे योर राइट और राइटफुल पोजेशन, That is the only way you will be feel safe। और इसी तरीके से यही एक जो तरीका है जिसकी वजह से हम लोग सेफ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द 11 स्टेप टू शो हाउ अ बिल बिकम अ लॉ। ये आपने जो 11 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह से बिल पहले प्रिपेयर्ड होता है, देन वो जो है रूल कमेटी के, जो नेशनल असम्बली की रूल कमेटी है उसको वो जो है सिलेक्ट करती है, ओके करती है। फिर उसकी डिबेटेड जो मेंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के, वो उसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाता है दोबारा से। कौन सी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो उसको करते हैं। फिर मेंबर वोट करते हैं, यानी कि अगर वो मेजोरिटी अगर उसको पास कर दे तो वो प्रेसिडेंट को सेंड की जाती है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन किया जाता है बिल का, ठीक है, कि ये चीज़ है इस बिल में। उसके बाद उसको दोबारा से एग्जामिन करती है स्टैंडिंग असम्बली ऑफ नेशनल असम्बली, और उसके बाद उसको मेंबर वोट करते हैं। अगर दोबारा से वो सेनेट के मेंबरान भी उसको पास कर दें तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास, जो मुल्क का सदर होता है, उसके पास वो चला जाता है। और फिर मुल्क का सदर जो है उसको दोबारा से चेक करता है, उसको पॉइंट्स को देखता है और फिर उसको डिसाइड करके तो फिर द बिल विल नाउ बिकम अ लॉ। और फिर वो एक बिल जो है वो लॉ बन जाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉलोइंग आर 2 ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फिल इन द मिसिंग बॉक्स। तो अब आपको जो बॉक्स दिए गए हैं ना, आपने यानी कि 3 ब्रांचेस के बारे में आपको लोअर हाउस, अपर हाउस का आपने बताना है। तो नेशनल असम्बली, स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो ये आपका ये नेशनल असम्बली लोअर है और सेनेट उसके अपर है। उसके बाद वो है प्रेसिडेंट है और फिर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दे मेक लॉ और चेंज देम, यानी कि वो लॉ को बना भी सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। नेशनल असम्बली पास द एनुअल बजट विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और नेशनल बजट को पेश करने के लिए भी ये जो है ना यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं को यूज़ किया जाता है। दे कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक आर बिलोंग लुक्ड इनटू। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू होते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस से चेक उनको रखा जाता है। अभी जो वो तो आपने ऊपर से बताया लेजिस्लेचर के बारे में, अब आपने बताना है जुडिशरी के बारे में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट, पंजाब, यानी कि चारों सूबों के हाई कोर्ट्स। उसके बाद उनके सेशन कोर्ट है जिनमें क्रिमिनल कोर्ट अलग है, सिविल कोर्ट अलग है, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट हेयर्स अपील टू। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम मैंने बताया था आपको कि वो डिसीजन लेती है कि लोअर कोर्ट्स ने जो डिसीजन लिया है कि जो इस लोअर लेवल पर हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। और उसके बाद वो जो है आपस की जो उनके इख्तलाफात होते हैं, यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनको भी चेक करना उसका काम होता है। और अपने जो सुप्रीम कोर्ट के और प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं उनके अगर दरम्यान कोई इख्तलाफात आ जाते हैं
हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाती हैं तो वो उसको भी चेंज करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। और द फेडरल गवर्नमेंट सीक्स एंड गेट्स लीगल एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई एडवाइसेस या कोई लीगल एडवाइस अगर लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही लेती है, और उसके अलावा कोई फैसला मुल्क में नहीं किया जा सकता। सो क्लास, ये आज आपका लेक्चर है, ये आपने बुक पर ही करना है। ये जो आपका पार्ट सी है ना, ये क्लास आपने अपनी बुक्स पर ही सॉल्व आउट करना है। और आपका ये पार्ट बी, ये भी आपने अपनी बुक्स पर करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने अपनी कॉपीज़ पर करके लाना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 5 और 6 आपने अपनी कॉपीज़ पर करके लाना है, जबकि पार्ट बी और सी आपने अपनी बुक्स पर करना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।